नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। रहिए हमारे साथ और बचाइए अपना टैक्स। हम हाजिर हैं टैक्स से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब लेकर, और आज आपकी टैक्स प्लानिंग में हमारी मदद करेंगे टैक्स एक्सपर्ट अमिताभ सिंह। तो अमिताभ जी के लिए है हमारे पास ढेरों सवाल, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कि कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर रहेगा हमारा फोकस। टीडीएस कटने के बाद क्या टैक्स भरने की जरूरत हो जाती है खत्म? साल खत्म होने पर छुट्टियों के बदले अगर आपको मिल रहे हो पैसे तो इस पर टैक्स की देनदारी क्या होगी? और अगर बिल्डर ने ब्याज समेत लौटाए प्रॉपर्टी बुकिंग की रकम तो किस तरह से आप इसके ऊपर टैक्स अदा करेंगे? लेकिन सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर करते हैं अमिताभ जी के साथ। अमिताभ जी, अक्सर हमारे पास इस तरह के मेल आते हैं कि हमने टीडीएस हमारा कट गया है, अब तो हमें टैक्स की कोई अदायगी नहीं होगी। क्या ये सही है और क्या कहते हैं नियम? बिल्कुल सही नहीं है प्रियंका। आप ठीक कह रहे हैं, काफी लोग समझते हैं कि एक बार टीडीएस कट गया, टैक्स कट गया तो उनका इस राष्ट्र के प्रति योगदान खत्म हो गया, पर ये नहीं है। टीडीएस जो है एक तरह से टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जिसे कहते हैं, ये तो बस मात्र एक अंश है जो कि कोई जो आपको रकम दे रहा है, कोई आमदनी दे रहा है, चाहे वो सैलरी हो या इंटरेस्ट हो या कोई प्रोफेशनल सर्विसेज हो या कमीशन हो, उसमें से एक अंश वो टैक्स के नाम पे काट के सरकार में जमा करा रहा है। पर टीडीएस जो कटता है वो सिर्फ एक जरिया है आपसे टैक्स कलेक्ट करने का। जो आप साल के अंत में पूरी अपनी आमदनी का ब्यौरा बनाते हो और उससे टैक्स कैलकुलेट करते हो, उसमें से आप टीडीएस घटा के बाकी जो भी रकम आपको फिर भी बकाया बनती है वो या तो एडवांस टैक्स के तौर पे या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तौर पे आपको जमा कराना है। लोग ये समझते हैं कि चलो कुछ रकम आनी थी, उसमें कुछ टैक्स कट गया है, छूट गए, पर ऐसी बात नहीं है। जो टैक्स कटा है वो आपके खाते में दर्ज हो गया है। सरकार को पता है कि आपकी आमदनी हुई है और उस पर यह टैक्स कटा है, तो आप उससे बच नहीं सकते। और अच्छा यही होगा कि आप उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएं और उस पर जो बाकी टैक्स है वो आप जमा कराएं। यानी अपने इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक उस पर आपको टैक्स अदा करना होगा जिस कैटेगरी के आप टैक्स पेयर बन रहे होंगे। टीडीएस बस एक छोटा सा अंश है और इसे देने के बाद आप बिल्कुल भी ये ना समझे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी खत्म हो जाती है। अब रुक करते अपने दर्शकों के सवालों का। कोलकाता से गौरव ढिंगरा जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते गौरव जी, स्वागत है आपका। आज हमारे टैक्स एक्सपर्ट अमिताभ सिंह हैं जो आपकी मदद करेंगे। पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार प्रियंका मैडम। नमस्कार अमिताभ सर। नमस्कार। मैं आपके शो का सबसे पहले तो बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस सरलता से और जिस इंटरेस्टिंग तरीके से आप अपने शो को दिखाते हैं वो यकीनन काबिल तारीफ है। तो मेरा प्रश्न है, मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मेरा छोटा भाई भी जॉब में है। हम दोनों अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर रहते हैं, कुछ 1500-1600 किलोमीटर दूर रहते हैं। मेरे फादर जो एक सीनियर सिटीजन है तथा मेरी मदर 57 ईयर एज है। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हर महीने अपने फादर के अकाउंट में 30,000 रुपीज डालेगा। मैं 30,000 मैं और 6,000 मेरा भाई। तो मेरे क्वेश्चन है कि क्या मेरे फादर को कोई टैक्स लायबिलिटी से बनेगी? सेकंड, जो मेरे फादर को इनकम की इनकम हो, क्या वो उसकी इनकम बनी जाएगी या मेरी? सर, मेरा स्क्वायर के पास मेरे फादर और मदर मेरे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर उनकी सैलरी की इनकम किसी भी तरीके से 10,000 से एक्सीड करती है तो उन्हें डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। क्या इस केस में वो वायलेट रहेगा? एंड लास्ट, अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो क्या वो तरीका है निकाल? गौरव जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता के बारे में इतना सोचते हैं तो ये दूरी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर दिल के इतने करीब है वो तो। अब आते हैं आपके मुद्दे पे। जो रकम आप और आपके भाई अपने सैलरी से बचा के आप अपने पेरेंट्स को, मदर फादर को आप देंगे, वो उनके हाथ में आमदनी बिल्कुल नहीं समझी जाएगी। आप बिना किसी डर के उनको जो भी रकम निर्धारित करें, आपने 30,000 रुपये कहा है, 30,000 रुपये उनको दीजिए। वो रकम वो अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उनके हाथ में वो टैक्स होगा ना आपके हाथ में। हाँ, अगर उस रकम में से उन्होंने कुछ बचा लिया और उस बचत को उन्होंने कहीं अगर इन्वेस्ट किया और उससे कुछ आमदनी आती है तो वो उनके स्लैब के हिसाब से उन्हें टैक्स देना पड़ेगा।
जो आपने डिपेंडेंसी के बारे में बात की है, वो तो आपके सर्विस अग्रीमेंट को देख के ही उस पर कुछ ठोस एडवाइस दिया जा सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी आमदनी में से कुछ अंश उन्हें जा रहा है तो उससे उनकी डिपेंडेंसी पे कोई फर्क पड़ेगा। उम्मीद करते गौरव जी आपको मदद मिलेगी। अमिताभ जी ने मदद की है आपकी पूरी यहाँ पर। और अब चंडीगढ़ से पंकज कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। होम लोन पर मिलने वाली इनकम टैक्स छूट के बारे में समझना चाहते हैं पंकज जी। नमस्ते पंकज जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार प्रियंका जी और नमस्कार अमिताभ जी। नमस्कार। मेरा होम लोन में जो इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स, तो उससे संबंधित 2 सवाल है मेरे पास। एक तो मैंने 2014 में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के लिए होम लोन किया था और उसमें अभी भी कंप्लीट होने में 2 साल का वक्त और लग सकता है, तो उसके लिए मुझे क्या इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, बताना है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि रेडी टू मूव फ्लैट मैं लेने जा रहा हूँ, तो उसके सेकंड फ्लैट होगा मेरा वो, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट मैं पे करूंगा उस पर इनकम टैक्स का क्या रेट मिलेगा मुझे? पंकज जी, आपके दोनों सवाल का एक एक करके मैं जवाब देता हूं। पहला सवाल जो है कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट जो आपने लिया है उस पे जो आप इंटरेस्ट देते रहे हो और 2018 में आपको वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक जितना आपने इंटरेस्ट दिया है होम लोन में, वो आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 5 सालों में। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका निर्माण कंप्लीट होता है, उस साल और उसके 4 अगले सालों में, लगातार 4 सालों में 5 बराबर किश्तों में आप उसका इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर आपने उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड अपने यूज के लिए रखा है तो उसकी कुछ लिमिट है। अगर आप उसको किराए पे दे देते हो तो बिना किसी लिमिट के आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। हाँ, जो पुराने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है उस पर कोई लिमिट नहीं है, बट हाँ, कंप्लीट होने के बाद ही अगले 5 साल में आप उसको दे सकते हो। जो दूसरा सवाल है, जहां आप रेडी टू मूव फ्लैट के लिए होम लोन ले रहे हो, उसके लिए जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन डिपेंड करेगी कि आप उसको किराए पे लगा रहे हो तो आप इंटरेस्ट डिडक्ट कर सकते हो बिना किसी लिमिट के। पर उसको अगर अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड रूप से देखना चाहते हो तो ये ध्यान रहे कि इनकम टैक्स में सिर्फ आपको एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट की डिडक्शन छूट मिलती है, तो वो ध्यान रखे और उस पर सलाह ले, बाकी आपको कोई डरने की बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आशीष कनौजिया जी के ईमेल को शामिल करते हैं। इनकी सैलरी सालाना 5 लाख रुपए है। इस साल इन्होंने एनपीएस का अकाउंट खोला है, जिसके बाद इनके हाथ में 4 लाख रुपए आ रहे हैं। इन्हें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर भी 1 लाख रुपए एनपीएस में मिल रहे हैं। अब ये थोड़े से कंफ्यूज इस बात को लेकर हो रहे हैं कि टैक्स चुकाने के लिए इनकी सैलरी अब क्या मानी जाएगी। आशीष, आपको जो है 5 लाख रुपए मिलते हैं, 1 लाख रुपए एम्प्लॉयर जो है एनपीएस के बतौर पे कंट्रीब्यूट करता है और आप 5 लाख में से 1 लाख रुपए डिडक्ट करवाते हैं एनपीएस से। सो जो आपकी सैलरी या रिटर्न जाएगी उसमें आप पूरा 6 लाख दिखाएंगे, फिर डिडक्शन क्लेम करेंगे जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। ये ध्यान रहे कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है उसकी डिडक्शन सिर्फ आपके सैलरी के 10% तक सीमित है। आपने कहा है कि आपकी सालाना सैलरी जो है वो 5 लाख है, उसमें से जो भी अलाउंस और परक्विजिट है वो हटाने के बाद जितनी सैलरी बचती है उसका 10% निकालें और उस हद तक आप डिडक्शन जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का आप क्लेम कर सकते हैं। जो आपकी खुद की कंट्रीब्यूशन है, जो आपने पैसे कटवाए हैं, उसको आप 80C, 80CCB और 80CCD के टोटल में 1.5 लाख रुपए की लिमिट के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं और बाकी अगर कुछ बचता है तो 50,000 की एक और लिमिट है 80CCD में जो आप क्लेम कर सकते हैं। तो आशा है कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उसमें आपको काफी छूट मिल जाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे साल खत्म होने पर छुट्टियों के बदले अगर मिले हो पैसे तो क्या उस पर देना होगा टैक्स। आगे
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपका टैक्स बचा सके और आपको समझा सके आपकी टैक्स लायबिलिटी। और आज मेरे साथ शो में टैक्स एक्सपर्ट अमिताभ सिंह बने हुए हैं। अमिताभ जी, एक सवाल हमसे बार बार पूछा जा रहा है, टैक्स गुरु के ईमेल बॉक्स में आ रहा है, और वो है सैलरीड लोगों का। साल खत्म हो रहा है, कई लोगों की छुट्टियां बच जाती हैं, तो कई बार एम्प्लॉयर जो है लीव इनकैशमेंट देता है, जो आपकी कुछ पेड लीव बच गई है उसके एवज में आपको पैसे मिलते हैं। तो जब ये पैसे मिलेंगे तो क्या टैक्स की भी सिरदर्द को समझना होगा यहाँ पर? बिल्कुल समझना होगा प्रियंका जी। पहले तो ये लीव इनकैशमेंट जो है बहुत ही दुखती रग है सैलरीड लोगों की, शायद आपकी भी होगी। बिल्कुल है। हाँ? सर, बिल्कुल तो है। लीव इनकैशमेंट क्यों होता है? हर एम्प्लॉय को, हर सैलरीड एम्प्लॉय को पूरे साल में कुछ छुट्टियां दी जाती हैं, पेड लीव जिसको कहते हैं। और पूरे साल वो इतना व्यस्त रहता है काम में, उसके मैनेजर्स, बॉसेस ये कहते हैं अभी छुट्टी मत लो, बाद में ले लेना, ताकि साल खत्म होने वाला होता है और छुट्टी लेने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो कंपनी उनको एक सहूलियत के तौर पे कहती है कि अच्छा, इसमें से जो आपकी छुट्टी नहीं ली है वो आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, पर वो भी कुछ हद तक। तो बाकी जो छुट्टी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाती, कंपनीज कहती हैं कि ये छुट्टी या तो आप ले लो या इसके एवज में आप सैलरी से कैलकुलेट करके इसके बतौर आप एक राशि ले लो। तो इस पे टैक्स का क्वेश्चन आता ही है, सवाल उठता ही है। तो इसको हम दो पहलू में देख सकते हैं। एक तो कि जब आप लीव इनकैशमेंट अपने सर्विस के दौरान ले रहे हो, जब आप एम्प्लॉयड हो, सर्विस में हो और साल पर साल आप लीव इनकैशमेंट ले रहे हो, तो वो टैक्सेबल है, उसमें कोई छूट नहीं है। चाहे आप सरकारी एम्प्लॉय हो या गैर सरकारी हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। छूट वहां आती है जब आप नौकरी छोड़ रहे हो, चाहे रिजाइन करके छोड़ रहे हो या रिटायरमेंट पे छोड़ रहे हो, दोनों में आपको छूट मिलती है। अगर आप किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपको पूरी छूट है। जो भी रकम आपको लीव इनकैशमेंट के तौर पे मिलती है रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के दौरान, वो आपको पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। अगर आप गैर सरकारी, आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, तब आपकी छूट जो है वो सीमित है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए सरकार ने 4-5 मापदंड रखे हैं। उसमें से जो सबसे कम आएगा राशि, वो आपको छूट के तौर पे मिलेगी। मुद्दे की बात है कि 3 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। उसमें आपको पहले देखना होगा कितनी राशि आपको मिल रही है, फिर आपको देखना होगा कि आपकी पिछले 10 महीने की आमदनी कितनी है, और हर साल 30 दिन से ज्यादा लीव आपकी एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए। इन 3-4 आंकड़ों को लेके उसमें से जो कम राशि, सबसे कम राशि आएगी, उतनी छूट मिलेगी, बाकी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब सवालों का रुख करते हैं। दिल्ली से हरी गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्ते गुप्ता जी, आज मेरे साथ अमिताभ सिंह बने हुए हैं, आपकी मदद करेंगे, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते जी, मैं सवाल HUF के बारे में है। इसमें अगर कोई को पार्टनर कन्वर्ट होकर दूसरे रिलीजन में चला जाता है तो क्या वह को पार्टनर रह सकता है? और इसके मुताबिक मेरे 2 और सवाल हैं, कहें तो मैं बता दूं, नहीं तो बिल्कुल पूछ लीजिए। दूसरा ये है कि जो नॉन हिंदू फॉरेन वाइफ होती है अपने बेटे की, क्या वो भी को पार्टनर या मेंबर HUF हो सकती है? तीसरा बच्चों के बारे में भी यही है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो भी दूसरे रिलीजन के होते हैं जनरली, और वो फिर हिंदू नहीं होते, तो क्या वो भी मेंबर होंगे HUF के? और एक सवाल ये है कि क्या कर्ता HUF के एसेट्स ले सकता है, जैसे कि शेयर्स पड़े हैं या कोई ऐसी चीज है, तो क्योंकि कर्ता के नाम में कर्ता होल्ड कर सकता है उसके शेयर को HUF की बिहाफ पर, और कर्ता को अधिकार भी है, तो क्या वो शेयर्स को या HUF अपने नाम में ले सकता है? हरी जी, आपके सवाल का एक एक करके जवाब दूंगा। पहले तो थोड़ा सा फर्क जान ले कि HUF में को पार्टनर और मेंबर दोनों अलग अलग टर्म है और दोनों की मीनिंग जो है सेम, बराबर नहीं है। को पार्टनर वो कहलाता है जिसका HUF की संपत्ति पे हक है, जिसका अगर बंटवारा हो या कभी भी HUF की संपत्ति बटे तो उसमें उसका हक होता है। मेंबर का HUF के संपत्ति पे हक नहीं होता,
बस उसका हक ये होता है कि अगर एचयूएफ का वो सदस्य है तो उसकी देखरेख के लिए जो है एचयूएफ की जिम्मेदारी बनती है कि मेंटेनेंस के लिए उस पे जो है खर्च कर सके। अब आते हैं आपके सवाल पे। पहला सवाल है कि अगर एचयूएफ का कोई को पार्टनर, मतलब जो कानूनी तौर से उस एचयूएफ के प्रॉपर्टी का हिस्सेदार है, अगर वो रिलीजन कन्वर्ट करता है तो उसका उस प्रॉपर्टी से हक नहीं खत्म हो जाता। चाहे वो कन्वर्ट हो भी जाए फिर भी कानून के हिसाब से उसका उस प्रॉपर्टी पे हक बरकरार रहता है। हाँ, अगर उसके बच्चे होते हैं और उसके बच्चे जो है हिंदू धर्म नहीं पालन करते तो उनका उस प्रॉपर्टी से हक जो है हट सकता है। पर हाँ, अगर उनको आपने हिंदू धर्म के बतौर बड़ा किया है और वो हिंदुइज्म के अनुसार वो एचयूएफ के सदस्य हैं तो उनका जो है प्रॉपर्टी में हक बरकरार रहेगा। जो आपने कहा आपके बेटे की नॉन हिंदू वाइफ, तो नॉन हिंदू वाइफ बेसिकली मेंबर कहलाएंगी। उनका ओहदा कभी भी को पार्टनर का नहीं रहेगा, वो मेंबर रहेंगे और उनको बस अपने पति के संपत्ति पे हक रहेगा। जो आपका आखिरी सवाल है कि एचयूएफ की संपत्ति पे कर्ता का कितना हक है, आप ये समझ ली कर्ता की एक बहुत अहम भूमिका है, उस पे एक भरोसा किया जाता है। सारे एचयूएफ के सदस्य जो है कर्ता के नाम पे एसेट रखते हैं एक भरोसे के तौर पे। कर्ता कभी भी इस भरोसे का दुरुपयोग नहीं कर सकता और अगर कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, इसका मतलब नहीं कि वो उसका मालिक है। उसे अगर उस प्रॉपर्टी का कोई इस्तेमाल करना है तो सारे एचयूएफ के जो को पार्टनर्स हैं उनकी सम्मति से ही कर सकता है और उनकी भलाई के लिए अगर उसका कोई दुरुपयोग करता है तो वो मुश्किल में पड़ सकता है। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानिए अगर बिल्डर ने ब्याज समेत लौटाए हैं प्रॉपर्टी बुकिंग की रकम तो क्या होगी टैक्स की देनदारी। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे टैक्स गुरु। टैक्स से जुड़ी आपकी समस्या का समाधान लेकर हम आते हैं। मेरे साथ पुणे से प्रवीण छाजेड़ जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और सुनते हैं क्या है इनकी परेशानी। नमस्ते प्रवीण जी। अमिताभ सिंह है हमारे टैक्स एक्सपर्ट, उनसे पूछिए अपना सवाल आप। नमस्ते अमिताभ जी। नमस्कार। मेरे दो छोटे सवाल है नोटबंदी के बारे में। एक तो सवाल ये है कि कोई इंडियन है जो अपने बच्चों के पास या रिश्तेदार के पास फॉरेन गए हुए हैं और उनके घर में यहाँ पे कुछ पैसा पड़ा हुआ है 50,000 जो भी है वो 500 और 1000 के नोट में, तो वो आने वाले हैं 28 मार्च को, तो क्या उसके बाद में कोई सुविधा है कि इसको कन्वर्ट करवा सकते? और दूसरा छोटा सवाल ये है कि कोई एनआरआई है जो थोड़ा बहुत पैसा कैरी कर रहे हैं और उनका 31 मार्च के पहले आने का कोई संभावना नहीं है, तो क्या ऐसी कोई सुविधा है कि वो के किसी बैंक उसको डिपॉजिट करवा के कन्वर्ट करवा सकते हैं? प्रवीण जी, आपके पहले सवाल पे आते हैं। जो ये नोटबंदी हुई है इसका जो नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू किया है उसके मुताबिक 30 दिसंबर तक आप बैंक में रकम जमा करा सकते हैं अपने अकाउंट में। तो अगर ये रकम आपके किसी दोस्त के या रिश्तेदार के हाथ में है तो जो आपके एनआरआई फ्रेंड है वो एक अथॉरिटी लेटर वहां से भेज सकते हैं और उस अथॉरिटी लेटर को लेके जो इंडिया में बसे हुए लोग हैं वो उस रकम को ले जाके जमा करा सकते हैं। अगर किसी कारणवश ये नहीं हो सकता तो जब वो 28 मार्च को इंडिया पहुंचते हैं उसके तुरंत बाद वो आरबीआई के किसी निर्धारित शाखा में जाके वो रकम जमा करा सकते हैं। अभी तक सरकार ने आरबीआई की कौन सी शाखा ये नोट 30 दिसंबर के बाद लेगी उसका जो है अनाउंसमेंट नहीं किया है, पर उसकी आशा है कि वो तुरंत अनाउंस कर देंगे कि आरबीआई की कौन सी शाखा में कर सकते हैं। जो एनआरआईज 31 मार्च तक नहीं आते उसके बाद आते हैं, मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है उनके लिए भी कुछ सोच रही है और उनके लिए भी कुछ राहत का कुछ समाधान ढूंढेगी, पर अभी फिलहाल कोई उसमें ऑफिशियल वर्ड नहीं है, पर उम्मीद है कि कुछ न कुछ करेगी।
अगला सवाल राजकुमार जी का। एनआरआई है राजकुमार। 18 महीने पहले एक फ्लैट बुक किया था, इसके लिए 16 लाख रुपए चेक से चुकाए थे। फ्लैट का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया और बिल्डर ने उन्हें ब्याज के साथ पैसे लौटा दिए हैं, लौटाने के लिए तैयार है। राजकुमार जी जानना चाहते हैं क्या वो पूरे पैसे ले लें और इस पर आईटी रिटर्न में किस तरह से इसको रिफ्लेक्ट करेंगे? राजकुमार जी, बिल्डर पैसे दे रहा है, ब्याज के साथ तुरंत ले लीजिए, उसमें कोई डिले मत कीजिए। पर जो आपको ब्याज मिल रहा है, हालांकि 18 महीने का है, पर क्योंकि ये आपको उम्मीद नहीं थी, जब आपने रिटर्न भरा था पिछले साल का तो आपको उम्मीद नहीं थी कि ये रकम मिलेगी, तो उस रिटर्न को अब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप इस साल के इनकम टैक्स रिटर्न में आप सारा ब्याज दिखा दीजिए और उस पर जो टैक्स बनता है आप दे दीजिए। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पिछले साल की रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया अमिताभ जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों की मदद की। थैंक यू। टैक्स गुरु में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।